तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये जो इम्पोर्टेंट लिस्ट है डीएमई की वो शेयर करी थी। ठीक है, जिसने भी मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरा लास्ट वीडियो देख ले। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये एमपी की लिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो चांसेस है 70 से 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएंगे, रिपीट हो गए। ठीक है, और ये हर साल पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन है। ये मैंने पूरा आपको शेयर किया है कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं कौन से वीडियो बनाऊंगा डीएमई के और कौन से वीडियो में स्किप करने वाला हूँ और कौन सी जो थियरी है वो आपको खुद पढ़नी है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके यहाँ पे मैंने आपको शेयर भी किया था कि मैं यहाँ पे वी लिखूँगा, वो वाले वीडियोस बनाऊँगा। तो सबसे पहले हम इसी वीडियो से स्टार्ट करते हैं कि पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने लिखा था कि 2 to 4 मार्क्स, और नीचे भी क्वेश्चन था कि कुछ डेजिग्नेशन थे मटेरियल के, वो भी 2 मार्क्स का था। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो वीडियो है आज का ये बनने वाला है करीब करीब 4 मार्क्स जितना। ठीक है, तो 4 मार्क्स का वीडियो रहेगा। ओके, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट जाएगी। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा चली जाए। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे से समझोगे तो आज के आज ही आपका लर्न हो जाएगा। एग्ज़ाम में बस आपको सिर्फ रिवाइज करना रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपसे शेयर करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है कि डिफाइन मशीन डिज़ाइन एंड लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, मशीन डिज़ाइन को आपको डिफाइन करना है और उसके टाइप्स बताने हैं, सिर्फ लिस्ट लिखनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये पूछा था 2016 विंटर में 2 मार्क्स के लिए और 2019 समर में, है ना। तो रिपीटर के लिए पूछा था समर 2019 में 2 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए भी पूछा है, देखिए समर 2016 में, और इसमें लिखा था एनालिस्ट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन और एक्सप्लेन लिखा है ना। तो एक्सप्लेन भी करना था। ठीक है, यहाँ हम लिस्ट भी बता दूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा, यानी सब कवर हो जाएगा। लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, यहाँ पे सिर्फ टाइप्स ऑफ डिज़ाइन आपको लिखनी थी। और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि एडेप्टिव डिज़ाइन और डेवलप्ड डिज़ाइन के बीच का डिफरेंस लिखना था। ठीक है, तो ये सब पहले हमें समझना है और फिर आप अगर समझ लोगे तो आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, तो हम डिफाइन से स्टार्ट करते हैं। मशीन डिज़ाइन क्या होता है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डिज़ाइन एक ऐसी प्रोसेस है। डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ, चलिए डिज़ाइन में आपको क्या करते हो आप, जब भी कोई चीज़ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप 5th सेम में आ गए हैं, आपको प्रोजेक्ट्स होते हैं, माइनर प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो मान लेते हैं आपका अगर मेजर प्रोजेक्ट आपको बनाना है, आपको अगर कुछ मशीन बनाना है तो आप क्या करोगे, तो आपको कुछ सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि सिलेक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको सपोज कुछ एक मशीन बनाना है, उसका आपको मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, उसके पार्ट्स का मटेरियल। आपको उसका शेप डिसाइड करना पड़ेगा कि शेप कैसा रखना है मुझे। ठीक है, आपको उसकी साइज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, छोटा रखना है, बड़ा रखना है, मीडियम रखना है। ठीक है, और आपको वो जो भी मैकेनिकल एलिमेंट्स है, यानी जो भी पार्ट्स है सारे, वो सारे पार्ट्स का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, है ना। ऐसी तो बात नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कार एक मशीन है, तो कार में आपको भी पता है कि 4 व्हील्स होते हैं, ऊपर बॉडी होती है, चेसिस होती है, तो उसका फिक्स अरेंजमेंट होता है स्टीयरिंग का, है ना। स्टीयरिंग हम पीछे नहीं लगाते, तो स्टीयरिंग है हम पीछे नहीं लगाते, स्टीयरिंग आगे लगाते हैं। फिर जो सीट है ना। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि पार्ट्स जो होते हैं, मैकेनिकल एलिमेंट्स लिखा है, उसका मतलब क्या ये होता है, इसका मतलब है पार्ट्स। ठीक है, तो पार्ट्स की अरेंजमेंट के बारे में बात चल रही है ना। तो ये सब आप करते हैं, कब करते हैं, आप डिज़ाइन करते हो तब। ओके, तो उससे जो रिजल्टेंट आपका मशीन बनेगा, आपका जो रिजल्टेंट मशीन बनेगा वो क्या करेगा, अगर आप ये सब करते हो अच्छे से, तो परफॉर्म द डिजायर्ड वर्क, आपका जो भी काम है वो करके देगा वो मशीन। ठीक है ना। तो वही बात है कि डिज़ाइन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल करना है, शेप करना है, साइज करना है और अरेंजमेंट ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट्स करना है, सो दैट द रिजल्टेंट मशीन जो होगा वो आपका डिजायर्ड वर्क परफॉर्म करके दे देगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि हमने डिज़ाइन किया। एक और भी डेफिनेशन है, डिज़ाइन का मतलब ये होता है क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू, कुछ नया बना देते हो आप, है ना, जो पहले एग्जिस्ट करता ही नहीं था।
कुछ नया ही बना गया, आपको दुनिया में ऐसी कोई ऐसी चीज़ आ गई जो जिसने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं था, वो चीज़ बना दी, है ना। तो क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू, या तो, है ना। और एक और चीज़ है कि क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू एंड अ बेटर मशीन, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीन है उसको आप क्या कर रहे हो, बेटर कर रहे हो, उसका परफॉर्मेंस बेटर कर रहे हो, उसका इकोनॉमिक तरीके से, यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम कर रहे हो, उस पर जो लेबर लगता था यानी जो मेहनत लगती थी वो अगर कम हो जाती है तो आप वो काम करते हो, उसकी सेफ्टी बढ़ाते हो, तो आप बेटर मशीन बना रहे हो। यानी मशीन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था बट आप उसको बेटर कर रहे हो, ठीक है। तो दो चीज़ हो सकती है, क्रिएशन आप कर रहे हो, या तो नया मशीन बना रहे हो, या तो ऑलरेडी मशीन है उसको आप बेटर कर रहे हो, तो भी आप बोल सकते हो कि मैंने डिज़ाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे वही लाइन लिखी हुई है कि इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन, है ना। और ये सब आप करते हो तो ऑब्वियसली विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, है ना, तुक्के नहीं लगाते, हम साइंस का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, साइंस के प्रिंसिपल्स यूज़ करके ही हम कुछ भी नया करते हैं, या जो भी ऑलरेडी है उसको हम बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन आपके सामने है कि इट इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू एंड बेटर मशीन एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ नया या तो बेहतर मशीन बनाना, या तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट मशीन करता है उसको आप इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। और ये सारे काम करने के लिए आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ साइंस, यानी साइंस की हेल्प ले रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको सेकंड डेफिनेशन भी समझ आई। तो क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया स्टूडेंट्स कि कौन सा डेफिनेशन लिखो, पहला वाला सेकंड वाला, है ना। पहला लिखो तो भी चलेगा, सेकंड लिखो तो भी चलेगा, दोनों लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप दोनों लिखिए, ठीक है। तो अच्छा इंप्रेशन लगता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले ही आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में दिख जाते हैं ना, कि व्हाट इज मशीन डिज़ाइन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन या एनालिसिस द टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन, ठीक है। थर्ड लाइन एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो न्यू और बेटर मशीन होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि आप कोई भी नया मशीन बनाते हो या बेटर मशीन बनाते हो, ठीक है, वो कैसा होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, इकोनॉमी की, है ना। तो वो कैसा होना चाहिए, मोर इकोनॉमिकल होगा, यानी जो पहले जो मशीन था उससे वो बेटर कैसे होगा, जैसे कि इकोनॉमिक तरीके से वो बेटर होगा, यानी मोर इकोनॉमिकल होगा। इकोनॉमिकल कैसे, तो इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, यानी जो वो मशीन प्रोडक्शन करता है उसका कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करवा दे, और दूसरा ऑपरेशन कॉस्ट, है ना। दो तरीके की कॉस्ट की बात करेंगे, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन जो होता है, जो प्रोडक्ट्स बनता है उसकी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, और दूसरा ऑपरेशन की कॉस्ट की बात करें, तो उसमें आपको इकोनॉमी दिखनी चाहिए नए मशीन में या तो बेटर मशीन में, ठीक है। क्योंकि जो भी आप नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी मशीन डिज़ाइन करने वाले हो वो ऑब्वियसली पिछले वाले से तो बेटर ही डिज़ाइन करने वाले हो, है ना। कोई भी बंदा ऐसा काम नहीं करेगा कि पिछला जो भी मशीन बना है उससे वो जो ऐसा मशीन बना है जो नुकसान कर रहा है ना। ऐसा आपको भी पता है, ऐसा इंजीनियर कोई करता नहीं है ना। डिज़ाइन इंजीनियर का काम क्या है, हमेशा बेटर मशीन्स बनाना, है ना। जो भी प्रीवियस मशीन है उससे बेटर चीज़ें बनाना। और बेटर की बात करें तो खास ध्यान रखा जाता है इकोनॉमी के फैक्टर के बारे में, ठीक है, कि इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखते हैं, है ना। कि ये तो वही है कि नया और बेटर मशीन इज़ वन विच इज़ मोर इकोनॉमिकल इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये डिज़ाइन क्या होता है वो समझ आ गया कि व्हाट इज़ डिज़ाइन में यहाँ पे डिफाइंड मशीन डिज़ाइन है इसके बारे में। और देखिए 3 टाइप के मशीन डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे हम। एक होता है एडेप्टिव डिज़ाइन, दूसरा होता है डेवलपमेंट डिज़ाइन, या तो डेवलप्ड डिज़ाइन भी बोलते हैं ना, डेवलप्ड, ओके। डेवलप, यहाँ ईडी MENT की जगह पे ईडी लगा देना, डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो डेवलपमेंट डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइन, है ना। तीनों के बारे में फटाफट समझते हैं कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडेप्टिव डिज़ाइन के बारे में। तो एडेप्टिव डिज़ाइन क्या होता है, तो सबसे पहले इन मोस्ट केसेस जनरली डिज़ाइनर क्या करते हैं कि पिछला जो भी काम किया है उसको उठाते हैं, उसको एडेप्ट कर लेते हैं, यानी उसकी डिज़ाइन एडोप्ट करते हैं और ऊपर हल्का फुल्का चेंजेस करते हैं, ठीक है। ये जनरली आजकल के डिज़ाइनर करते हैं और उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो यही लाइन लिखी कि मोस्ट केसेस क्या होता है, डिज़ाइनर्स वर्क इज कंसर्न विद द एडेप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग डिज़ाइन, यानी वो क्या करता है, वो मेहनत नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ये माइक है, उसको मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ, ऐसा का वैसा अडॉप्ट कर लेता हूँ और हल्का फुल्का चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। यानी मार्केट में अब करोड़ों डिज़ाइन है,
तो नई डिज़ाइन बनाना हर बार पॉसिबल नहीं है, तो डिज़ाइनर्स क्या करते हैं भाई, वही डिज़ाइन को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, है ना। तो वही है कि इन मोस्ट केसेस डिज़ाइनर्स वर्क इज कंसर्न विद द एडेप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग डिज़ाइन। एग्जिस्टिंग डिज़ाइन यानी जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वैसी डिज़ाइन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिज़ाइंस, तो ऐसी डिज़ाइंस में आपको क्या करना होता है, कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो यहाँ पे वही है, कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है ये डिज़ाइन करते वक्त, या कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है ना। इसके लिए कोई पीएचडी कोई डिग्री करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इट कैन बी अटेम्प्टेड बाय द डिज़ाइनर्स ऑफ ऑर्डिनरी टेक्निकल ट्रेनिंग, है ना। ये जो वर्कर लेवल के लोग होते हैं बहुत अच्छा खासा मशीन को पे काम करते करते कुछ सीख जाते हैं, तो एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि वो लोग क्या होता है, उनके पास इतनी टेक्निकल ट्रेनिंग तो हो ही जाती है, उतना तो स्किल होता ही है कि वो आप मतलब आप कोई वर्कर या ऑलरेडी लेबर के पास चले जाओगे, उसको बोलोगे भैया ऐसा करना है वैसा करना है, तो अपना दिमाग लगाएगा और वो कर लेगा। उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज या ऐसा कोई स्किल नहीं होता, ठीक है। बट वो क्या होता है, काम कर करके सीख गया होता है वो बंदा। तो ऐसे लोग ऐसी डिज़ाइन को कर देते हैं ना, एडेप्टिव डिज़ाइन ऐसे बंदे कर लेते हैं। तो देखो यही लिखा है कि इट कैन बी अटेम्प्टेड बाय द डिज़ाइनर्स ऑफ ऑर्डिनरी टेक्निकल ट्रेनिंग। हल्का फुल्का उसे अगर टेक्निकल ट्रेनिंग मिल गया है तो ऐसा बंदा आपको डिज़ाइन करके दे देगा। तो ऐसी डिज़ाइन क्या होती है, एडेप्टिव डिज़ाइन होती है ना। डिज़ाइनर क्या करता है, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको ऐसा का वैसा उठा देता है ना। इसके लिए कोई खास नॉलेज या स्किल की ज़रूरत नहीं है। एक ऑर्डिनरी टेक्निकल ट्रेनिंग वाला जो डिज़ाइनर है, बंदा है, वो इसको कर पाएगा। द डिज़ाइनर्स ओनली, देखिए यहाँ पे यही चीज़ है कि डिज़ाइनर्स ओनली मेक्स माइनर अल्टरेशन यानी क्या, मॉडिफिकेशन, चेंजेस, है ना। डिज़ाइनर क्या करता है, हल्का फुल्का अल्टरेशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है। किस में करता है, इन द एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस ऑफ द प्रोडक्ट के जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है, जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वैसे डिज़ाइन में हल्का फुल्का चेंजेस करता है और उसका डिज़ाइन हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की देखिए, डीजल इंजन, बाइसिकल, पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, गियर बॉक्स। देखिए ये सब एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि ये सब ऐसे डीजल इंजन की बात करें, पेट्रोल इंजन की बात करें, तो ये मतलब आप उसमें नया क्या कर सकते हो, आप नया कुछ नहीं कर सकते। आप कार की बॉडी अलग बना सकते हो, आप कलर अलग कर सकते हो, आप ऊपर सीटें अलग कर सकते हो, आप कंफर्ट कर सकते हो, आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। बट जो बेसिक डिज़ाइन है डीजल इंजन की, पेट्रोल इंजन की, वो तो वही रहने वाली है। गियर बॉक्स है वो तो वही रहने वाला है, बाइसिकल है वो तो वही रहने वाला है। आप तो ऊपर से हल्का फुल्का चेंजेस कर रहे हो, समझ रहे हो बात। तो इसको हम बोलते हैं एडेप्टिव डिज़ाइन, यानी हमने डिज़ाइन को एडेप्ट किया, उसमें ऊपर से हमने चेंजेस कर दिया। तो ऐसे डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टिव डिज़ाइन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया। सेकंड डिज़ाइन है डेवलपमेंट डिज़ाइन। तो दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन नीड्स कंसिडरेबल, देखो तो फिर उससे थोड़ा ये बेटर एक और लेवल पे जाएगा कि ऐसे डिज़ाइन करते वक्त क्या चाहिए, नीड्स कंसिडरेबल साइंटिफिक ट्रेनिंग। यानी ऐसे डिज़ाइन आपको करनी है तो आपको साइंटिफिक ट्रेनिंग चाहिए होगी, डिज़ाइन एबिलिटी चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक ट्रेनिंग चाहिए, डिज़ाइन एबिलिटी चाहिए इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डिज़ाइन। इसमें भी आपको करना वही है, एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को मॉडिफाई करना है। बट इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको साइंटिफिक ट्रेनिंग भी चाहिए और डिज़ाइन एबिलिटी भी चाहिए। ये होता है इंजीनियर लेवल की बात चल रही है ना। जो आप 3-3 साल डिप्लोमा का कोर्स करते हो, उसके बाद 3 साल यानी D2D की बात करें तो 3 साल, और डायरेक्ट जो बंदे 12th के बाद आते हैं वो 4 साल, यानी आप उसका डिग्री लेते हो, उसके बाद ME करते हैं। तो मतलब समझ रहे हो आप लोग कि आप ये क्या कर रहे हो, आप ये 3 साल 4 साल ये सब पढ़ाई कर रहे हो, वो आपका एक तरह का साइंटिफिक ट्रेनिंग है, ठीक है। उसमें आपको डिज़ाइन एबिलिटी आता है, डिज़ाइन या आप मशीन डिज़ाइन का सब्जेक्ट आज सीख रहे हो, तो इसका मतलब ये है ना कि आपको इसकी ट्रेनिंग मिल रही है कि डिज़ाइन किस तरह से करनी चाहिए, डिज़ाइन क्या होती है, कौन से फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं डिज़ाइन करते वक्त, समझ रहे हो आप लोग। तो ये जो बात चल रही है ये इंजीनियर लेवल की बात चल रही है ना। जो डिग्री लेने के बाद जो इंजीनियर्स काम करते हैं वो सब ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक ट्रेनिंग चाहिए, डिज़ाइन एबिलिटी होनी चाहिए। किस लिए होनी चाहिए भाई, क्योंकि एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो इनटू अ न्यू आइडिया, यानी हम क्या करते हो, पुराने आइडिया को एडॉप्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं नए आइडिया में, ठीक है। बाय एडॉप्टिंग मतलब एग्जाम्पल दिया है कि कैसे कर सकते हो। तो या तो आप नया मटेरियल लेके आ रहे हो मार्केट में, या तो उसका मैन्युफैक्चर का मेथड ही आप डिफरेंट ले रहे हो, ठीक है। ये सब आप काम कर सकते हो डेवलपमेंट डिज़ाइन के अंदर, है ना। तो समझे। तो पहले वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है। एडेप्टिव डिज़ाइन में क्या था भाई,
कि एडेप्टिव डिज़ाइन में पहले जैसा डिज़ाइन है उसी को एडॉप्ट करें, उसमें हल्का फुल्का माइनर चेंजेस करें, इसके लिए कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं चाहिए। इसमें क्या है, इसमें आपको चेंजेस करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए, साइंटिफिक ट्रेनिंग चाहिए, डिज़ाइन एबिलिटी चाहिए, ठीक है। इसमें आप पुराने आइडिया को लेके नए आइडिया में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। और उसके लिए आप बहुत सारे साइंटिफिक रूल्स या लॉस अप्लाई करते हो, नया मटेरियल लेके आते हो मार्केट में, मैन्युफैक्चर करने का जो तरीका है उसको आप डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। इन दिस केस दो द डिज़ाइनर स्टार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिज़ाइन। देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि डिज़ाइनर है वो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन से ही स्टार्ट करता है इसमें भी, बट क्या लिखा है, जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो आपको क्वाइट डिफरेंट दिखेगा ओरिजिनल प्रोडक्ट से। यानी इसमें आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट लेके आप कुछ नया करते 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 कुछ ऐसा बना देते हो तो आपको पुराने डिज़ाइन से नया डिज़ाइन जो लगेगा वो कुछ अलग ही दिखेगा, ठीक है। तो ये बात आती है, वो डिफरेंस आता है। एडेप्टिव डिज़ाइन में आपको ऐसा ही दिखेगा जैसा वो था पहले, ओके। जैसे कि कार है तो कार में आप मॉडिफिकेशन करोगे तो कार की कार ही दिखेगी, ठीक है। और डेवलपमेंट डिज़ाइन की बात करें तो इसके अंदर पुराने डिज़ाइन में आप चेंजेस कर करके आपका नया डिज़ाइन बनता है और वो डिफरेंट दिखता है, ठीक है। तो डिज़ाइनर्स देखिए स्टार्ट करता है एग्जिस्टिंग डिज़ाइन से, बट जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो डिफरेंट दिखेगा क्वाइट फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे टेलीविज़न सेट्स की बात चलिए, जैसे कि पुराने डब्बे वाले टीवी आते थे उसको मॉडिफाई कर दिया और बना दिया एलईडी टीवी, तो है ना। तो ये उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट डिज़ाइन, है ना। तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा कर सके, उसके लिए टेक्निकल एबिलिटी चाहिए, स्किल चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से, होम अप्लायंसेस से, ये सब में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट डिज़ाइन काम आती है, ठीक है। और बात करते हैं अब न्यू डिज़ाइन। तो न्यू डिज़ाइन की बात करें तो दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन नीड्स लॉट्स ऑफ रिसर्च, टेक्निकल एबिलिटी और क्रिएटिव थिंकिंग, है ना। तो भाई ये कोई आम बंदे की बात नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एबिलिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए, एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, है ना। बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग वाले बंदे ही इसको कर सकते हैं, ठीक है। कि कुछ नया लेके आ गए मार्केट में, है ना। तो उसके लिए सोच बहुत तगड़ी होनी चाहिए। तो यही है कि ऐसे डिज़ाइन कौन कर सकता है भाई, ऐसे डिज़ाइन वही कर सकता है जो लॉट्स ऑफ रिसर्च करता है। ऐसे डिज़ाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए, टेक्निकल एबिलिटी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, ठीक है, जो हट के सोच सके, है ना। ओनली दोज डिज़ाइनर्स हु हैव पर्सनल क्वालिटीज़, ठीक है, पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए भाई, कि ऑफ सफिशेंटली हाई ऑर्डर, है ना। तो पर्सनल क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए, बहुत ही हाई ऑर्डर वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कैन टेक अप द वर्क ऑफ अ न्यू डिज़ाइन, यही बंदे जो होते हैं वही न्यू डिज़ाइन का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया है, ठीक है। तो हमने डिज़ाइन का डेफिनेशन पढ़ा, हमने एडेप्टिव डिज़ाइन क्या होता है वो पढ़ा, हमने डेवलपमेंट डिज़ाइन पढ़ा और हमने न्यू डिज़ाइन पढ़ा, है ना, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट जो क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये जो 1 2 3 4 वाले क्वेश्चन से वो हो गए। अब बात करते हैं 5 6 7 8। इसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि जो एक्सप्लेन वाली चीज़ है ये मैं नहीं करने वाला, ठीक है। एक्सप्लेन वाला हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत कोई बड़ा टॉपिक हो जाएगा, 10 से 15 मिनट चला जाएगा, जो मैं नहीं चाहता, है ना, कि 10 से 15 मिनट हो जाए। तो इसीलिए आपको सिर्फ अगर आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग मशीन डिज़ाइन पूछते हैं या जो भी जनरल कंसिडरेशन पूछते हैं आपको, तो ही आपको ये लिखना है, ठीक है। सिर्फ मतलब लिस्ट ही लिखनी है, आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। यानी मैं जहाँ जितना बताता हूँ आपको उतना ही लिखना है और पूछेगे भी उतना ही, है ना, ज़्यादा आने के चांसेस है नहीं। तो देखिए बात करते हैं एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सिर्फ फैक्टर्स को लिख रहे हैं। व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन डिज़ाइन फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये भी बात वही आती है। जनरल कंसिडरेशंस इन द मशीन डिज़ाइन, ठीक है। देखिए लिस्ट लिखा है, लिस्ट ये वाला है आंसर, स्टेट करना है, लिस्ट करना है, एक्सप्लेन मैं नहीं करने वाला, हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से आपको एक्सप्लेन करूँगा। लिस्ट आउट फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि जो सिलेक्शन ऑफ मटीरियल्स, ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ऊपर वाले से थोड़ा अलग है, बट बात तो वही आती है कि मतलब लिखना तो आपको वही है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स में आपको क्या लिखना है। तो चलिए बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मशीन डिज़ाइन या तो जनरल कंसिडरेशन ऑफ मशीन डिज़ाइन। तो सबसे पहला क्या होता है कि मतलब ये क्वेश्चन क्या होता है कि अगर आप डिज़ाइन करते हो आपको कौन से फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए। यानी आप डिज़ाइन करने बैठ रहे हो तो आपको दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए। तो सबसे पहले कि आपकी जो डिज़ाइन बन रही है उस पर आपको कौन सा टाइप का लोड लगेगा,
जैसे कि टेंसाइल लोड लगेगा, कॉम्प्रेसिव लोड लगेगा, बेंडिंग लोड लगने वाला है, ट्विस्टिंग लोड लगने वाला है, कौन सा लोड लगेगा आपको वो पता होना चाहिए ना। आप जो मशीन डिज़ाइन कर रहे हो, जैसे कि कार डिज़ाइन कर रहे हो तो कार में भविष्य में उसके पार्ट्स पे, फॉर एग्जांपल टायर है, व्हील है, टायर नहीं बोलूँगा, व्हील है, तो व्हील पे कौन से तरह के फोर्सेस आने वाले हैं, तो टाइप ऑफ लोड तो आपको पता होना चाहिए, और वो लोड आएगा तो लोड के कारण स्ट्रेसेस भी पैदा होगी, तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए कि नहीं, तभी तो आप अच्छे से डिज़ाइन करोगे कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ लोड क्या है और उस लोड की वजह से स्ट्रेसेस कौन सी लगती है। तो वही लिखा है कि स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय द लोड। ठीक है, सेकंड फैक्टर ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो पार्ट है वो मोशन कैसी करने वाला है। मोशन में लीनियर मोशन होती है, सर्कुलरी मोशन होती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है। तो लीनियर सीधी मोशन है तो ठीक है, सर्कुलर मोशन है तो भी ठीक है, ठीक है, पर फिर उसको बैलेंस भी करना पड़ता है। ठीक है, आपने थ्योरी ऑफ मोशन में आपको बैलेंसिंग देखा था कि जब मोशन करता है तो आपको बैलेंसिंग करना पड़ता है। कोई पार्ट ऐसा होता है जिसको विदाउट बैलेंसिंग फिर क्या होता है, वाइब्रेशंस पैदा होने स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मोशन भी आपको पहले से जानना जरूरी है कि जो भी पार्ट्स है वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो वही तो है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, आपको पता होना चाहिए। यही तो हम पढ़े थे थ्योरी ऑफ मशीन में, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। ठीक है, तो जिसने भी आपको थियोरी ऑफ मशीन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे थियोरी ऑफ मशीन के लेक्चर्स भी अवेलेबल है, वो आप शांति से देख सकते हो, है ना। बट फ्यूचर में देखना, अभी आपको डिज़ाइन कंप्लीट करना है तो आप डिज़ाइन कंप्लीट करिए। तो मोशन ऑफ द पार्ट्स आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरा पार्ट्स कैसे मोशन करेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड में देखिए सडन लोड्स भी आते हैं, जैसे कि कुछ लोड सडन लोड होते हैं, ओके। कुछ लोड होते हैं ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे बढ़ते हैं, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ठीक है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, धीरे धीरे लोड बढ़ रहा है, या तो स्टेडी लोड रहता है ना। स्टेडी लोड में क्या रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सीट है जिसमें मैं बैठ गया, फिर उतना ही लोड रहेगा। ठीक है, उसके बाद कोई लोड बढ़ने नहीं वाला या कम नहीं होने वाला। सडन लोड में क्या होता है, अचानक से धाड़ करके कुछ लोड आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आप बाइक चला रहे हो, अचानक से आप खड्डे में बीच में खड्डा आ जाता है, तो जो जर्क आता है तो वो सडन लोड हो गया भाई। तो ऐसे डिज़ाइन करना पड़ेगा। मोशन की बात करें तो मोशन में मैंने अभी आपको बताया था लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन आता है, ऑसिलेटरी मोशन आता है, ठीक है, ऑसिलेटिंग मोशन, ऑसिलेटरी, ओके, ऑसिलेटरी मोशन लिखोगे तो भी चलेगा। रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है, रेसी लिख देता हूँ सिर्फ, ओके। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। मटेरियल तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। मटेरियल सिलेक्ट किए बिना कैसे क्या काम चलेगा। कोई भी कंपोनेंट बनाते हो तो देखिए, आप एक फॉर एग्जांपल एक कार है या बाइक है, तो बाइक में देखिए सारे सेम मटेरियल के थोड़ी सारी चीज़ें होती है। आप ब्रेक का मटेरियल देखिए, आप सीट का मटेरियल देखिए, आप व्हील का मटेरियल देखिए, व्हील में भी अलग अलग चीज़ें अलग अलग मटेरियल की होती है। स्प्रिंग का मटेरियल देखिए, सारे पार्ट्स है तो आप देखिए उसके मटेरियल सब अलग अलग रहते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सी जगह पे कौन सा मटेरियल सूटेबल रहेगा, है ना। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के लिए फिर स्प्रिंग का मटेरियल ही चाहिए, समझ रहे हो। बेरिंग लगानी तो बेरिंग के लिए बेरिंग का मटेरियल ही चाहिए फिर, है ना। तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो भी करना पड़ेगा आपको बैठ के, है ना। आप क्योंकि मशीन डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, तो मटेरियल सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा। फिर शेप साइज सिलेक्ट करने बैठना पड़ेगा, है ना। मटेरियल सिलेक्शन की बात करें तो मटेरियल, क्योंकि देखिए जो लोड आ रहा है वो सारे, अब फॉर एग्जांपल मैंने सीट है तो मैंने वुडन की बना दिया, वुडन की सीट है, कुछ लोड आया दाड़ करके टूट गया, तो फिर वो लोड नहीं सहन कर पाएगा ना वुडन, तो वुड की जगह कुछ और मटेरियल यूज़ किया जो लोड सहन कर ले वैसा मटेरियल, है ना। तो स्ट्रेस जो भी उस पर स्ट्रेसेस आने वाली है वो सहन कर ले वैसा मटेरियल, प्लस मटेरियल ऐसा होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, कॉस्ट होना चाहिए। फिर सोने की सीट थोड़ी लगा दूंगा मैं, है ना। चल तो सोना भी जाएगा और आयरन भी चल जाएगा, बट हम गोल्ड थोड़ी लगा देंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है और वेट पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन में फिर एल्यूमिनियम एलॉयज यूज़ होते हैं, क्योंकि वो हल्के भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। वहाँ पे आयन्स वाले आप आयन यूज़ कर रहे हो एरोप्लेन बनाते वक्त, तो फिर आप सोचो कि क्योंकि उसको लाइट वेट होना चाहिए। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात चल रही है। मटेरियल सिलेक्शन में आपको मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, और मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ किसको पता होती है, तो भाई डिज़ाइनर होते हैं, उसको तो प्रॉपर्टीज़ पता होनी ही चाहिए, है ना। डिज़ाइनर को तो पता ही होता है कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ना।
शेप आपको डिसाइड करना होता है, साइज़ आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है। क्योंकि शेप की बात करें तो देखिए बुलेट ट्रेन बनानी है तो बुलेट ट्रेन का शेप आपको आगे का कैसा रखना पड़ेगा, ठीक है। आप एरोप्लेन बन रहे हो तो एरोडायनामिक आपको शेप बनाना पड़ेगा। साइज़ की बात करें तो छोटी बड़ी वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ उसका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से साइज़ आप डिसाइड करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 3-4 घर जितना बड़ा कोई चीज़ बना देते हो, फिर ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आएगी, है ना। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन रेजिस्टेंस में आपको क्या देखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट्स कांटेक्ट में मूव कर रहे हो, कौन से बिना कांटेक्ट वाले पार्ट्स है। कांटेक्ट वाले पार्ट्स की बात क्यों करें, क्योंकि कांटेक्ट वाले जो पार्ट्स होते हैं उससे पैदा होता है फ्रिक्शन पैदा होता है तो पैदा होता है हीट, उससे होता है लॉसेस। अब लॉसेस होता है तो फिर आपको भी पता है कि आपको पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, आपका जो भी अल्टीमेटली जो लोड है वो इंजन पे आएगा, ठीक है। और इकोनॉमिक में आपको प्रॉब्लम होगा, आपका गाड़ी का एवरेज नहीं देगी, बात तो वही है। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की बात आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ फ्रिक्शन आ रहा है। तो जहाँ जहाँ फ्रिक्शन आ रहा है वहाँ आप क्या करोगे, वहाँ आप लुब्रिकेशन प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल इंजन पिस्टन है, आप वहाँ पे आप ऑयल डालते हो, इंजन ऑयल डालते हो। गियर है तो वहाँ गियर ऑयल डालते हो बाइक के अंदर। तो लुब्रिकेशन आपको क्यों डालते हैं भाई, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो आपको ध्यान रखना पड़ता है ना। ये सब बाइक वाली कंपनी है, कार वाली कंपनी ये सब ध्यान रखती है, इसीलिए आपको मैनुअल प्रोवाइड करती है कि यहाँ आपको इतने समय के बाद आपको ऑयल चेंज करवाना है, लुब्रिकेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि कूल रहे इंजन और इंजन की लाइफ बढ़े, ठीक है। अदरवाइज आपके इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, नहीं डालो तो कोई बात नहीं भाई, है ना। क्लाइमेटिक केमिकल इन्फ्लुएंस भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि क्लाइमेटिक की बात करें कि आपका जो मशीन है, आपने जो मशीन डिज़ाइन किया है वो आप घर के अंदर यूज़ कर रहे हो, घर के बाहर यूज़ कर रहे हो, यानी आउटडोर है इंडोर है। आउटडोर है तो भाई सर आउटडोर है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अरे भाई बाहर है तो बाहर धूप बढ़ेगी, ठंडी लगेगी, रेन आएगा, बारिश गिरेगी, तो फिर वैसे वैसे फैक्टर्स की बात है ना, क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। क्लाइमेट अब देखो कोई भी आयन है बाहर छोड़ दो, लकड़ा है बाहर छोड़ दो आप खुले में, और 1 साल बाद देखो उसकी हालत क्या हो जाती है ना, सड़ जाती है चीज़ें। तो बात वही है, हमें सड़ने नहीं देना। और आपकी कार बाहर पड़ी रहती है 3-3 साल, सड़ जाती है, नहीं सड़ती, क्योंकि उस पर पेंट ऐसा अप्लाई किया हुआ है, मटेरियल ऐसा सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपको देखना पड़ेगा, ऐसे मटेरियल जो पेंट है वो भी ऐसे केमिकल से बने, ऐसे अच्छे केमिकल से बने होते हैं, फिर वो ख़राब नहीं होते लंबे समय तक, है ना। तो वही बात आती है कि आपको देखना पड़ेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन देखनी पड़ेगी, केमिकल इन्फ्लुएंस देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आपको डिज़ाइन करते वक्त ध्यान रखना है। और आप अगर डिज़ाइनर हो तो आप ये तो करोगे ही करोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, है ना। अगर आप डिज़ाइनर हो तो आप ये ही कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड पार्ट्स यूज़ करोगे। अगर स्टैंडर्ड पार्ट्स यूज़ करोगे तो आपका इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, आपका कंपोनेंट आपका सस्ता है, पहली चीज़ तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल चलिए एक मिक्सर डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसमें नट बोल्ट है, नट बोल्ट स्टैंडर्ड आते हैं, आपको भी पता है कि नट बोल्ट स्टैंडर्ड आते हैं। अब आप कंज्यूमर को बेच रहे हो और कंज्यूमर अगर वहाँ पे नट बोल्ट का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, खो जाता है, तो वो कोई भी पास वाली दुकान से खरीद सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर स्टैंडर्ड नहीं, आपको खुद का नट बोल्ट भी आप खुद डिज़ाइन करने बैठ गए, स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो कंज्यूमर आपको फ़ोन करेगा कि भाई ऐसे नट बोल्ट कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो गया और अल्टीमेटली क्या होगा, फ्यूचर में वो कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पार्ट्स का यूज़ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, इसमें आपको भी फ़ायदा होगा और आपके प्रोडक्ट्स जो भविष्य में जो कंज्यूमर है उनको भी फ़ायदा होगा, और आपके प्रोडक्ट्स के ज़्यादा बिकेंगे, ये उसका पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन, भाई आप कार डिज़ाइन कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो टाटा वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आजकल एडवर्टाइजमेंट ही ऐसा कर रहे हैं, है ना। द सेफेस्ट कार ऑफ द ईयर, ऐसा लिखते, सेफेस्ट कार ऑफ द ईयर। तो इससे क्या फ़र्क जाता है, इससे क्या मैसेज जाता है, एक कंज्यूमर है उसमें क्या मैसेज जाता है कि ऐसी कार हमें खरीदनी चाहिए क्योंकि सबसे सेफ़ है। तो उसमें सेफ्टी में वो लोग देखो क्या क्या ध्यान रखते हैं सेफ्टी की। एक्सीडेंट जब होते हैं तो जो अंदर जो इंसान होता है उसको कुछ नुकसान ना पहुँचे, है ना, तो उसको हम सेफ्टी बोलते हैं। तो आप कोई भी मशीन है, तो कार की बात है, ऐसी बाइक की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई भी कंपनी के अंदर कोई मशीन्स पे ऑपरेट कर रहा है बंदा, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो डेंजरस सिचुएशन में उसकी जान में प्रॉब्लम हो, मतलब कुछ जान चली जाए किसी की, जैसे कि लिफ्ट है, ये सब चीज़ें डिज़ाइन करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप कुछ भी भविष्य में मशीन डिज़ाइन कर रहे हो तो एज अ डिज़ाइनर आपको सेफ्टी के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, क्यों भविष्य में कोई हादसा ना हो इसलिए, ठीक है। चलिए ये सब मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा क्लीन हो जाए यहाँ पे। प्रोडक्शन और वर्कशॉप फैसिलिटी,
आप डिज़ाइनर हो, आप ऑफिस में बैठे हो, एसी में बैठे हो, आपके सामने कंप्यूटर है, आपके दिमाग में तो क्या क्या चल रहा है कि मैं ऐसा बना दूँ वैसा बना दूँ, ठीक है। बट आप जो कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी में वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं? तो वही तो बात है, प्रोडक्शन फैसिलिटी बोलो, वर्कशॉप फैसिलिटी बोलो। आपने तो अच्छी अच्छी डिज़ाइन कर ली भाई, आपको तो मन आया मैं ये बना दूँ मैं वो बना दूँ, पर आप ड्राइंग लेके आपके मैनेजर के पास जाते हो या आपके मशीन के जो सुपरवाइज़र है उसके पास जाते हो और उसको बोलते हो भाई ये पार्ट बना लो, ये बनेगा। तो सुपरवाइज़र आपको बोलता है भाई ऐसा तो हमारे पास कोई मशीन अवेलेबल है ही नहीं, जब आप डिज़ाइन करके आए हैं वैसे तो कोई मशीन अवेलेबल ही नहीं, बाहर बनाना पड़ेगा, तो भाई एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। तो आप ऐसा डिज़ाइन करोगे भविष्य में, आप जिस कंपनी में काम करते हो उसी कंपनी में आपको सारे मशीन्स, आपकी जो फैसिलिटी है ये आपको पता होनी चाहिए कि हमारे कंपनी में कौन सी वर्कशॉप फैसिलिटी है, प्रोडक्शन की फैसिलिटी है। क्यों ये आपको पता होना है कि आप भले ऑफिस में बैठे हो पर आपको पूरा आपका वर्कशॉप फैसिलिटी का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी मशीन पे कितने डायमीटर कितने लेंथ का पार्ट बन जाएगा, कितना नहीं बनेगा। अदरवाइज़ आप ये सब आप नहीं पता होता तो फिर आप ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर देते हो जो आपकी मशीन पे नहीं होगी, तो फिर बाहर भेजनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी उस प्रोडक्ट पे, और प्रोडक्ट हो जाएगा महंगा। प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो कस्टमर खरीदेंगे नहीं और आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल कम होगी, प्रॉफिट कम होगा और अल्टीमेटली आपके फ्यूचर पे प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए बात आती है कि एज अ डिज़ाइनर, देखिए डिज़ाइनर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, है ना। तो डिज़ाइनर को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। वर्कशॉप फैसिलिटी उन्हें पता होना चाहिए, प्रोडक्शन फैसिलिटी उन्हें पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ पार्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, कितने पार्ट्स आप बनाते हो। ज़्यादा पार्ट्स बनाते हो तो असेंबली ज़्यादा करनी पड़ेगी, कम पार्ट्स बनाते हो तो असेंबली कम करनी पड़ेगी। बट कम पार्ट्स बनाते हो उसके नुकसान भी, कम पार्ट्स अगर आप ज्वाइन करके बनाओगे तो आपको ले जाने में, लाने और ले जाने में तकलीफ होगी, है ना। रोड पे ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करोगे कि कोई भी, जैसे कि बड़े मशीन है तो उसको ऑन द साइट लेके आप उसको असेंबल कर दो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल एक फ़ैन होता है, पंखा होता है, वो आप पंखा आप दुकान से लाते हो तो ऐसा पूरा पंखा आप लेके नहीं लाते। आपको पता है कि ब्लेड्स अलग आती है, सेंटर वाला पार्ट अलग आता है, वो सब अलग अलग आता है, तो आप आसानी से क्या बाइक पे पीछे बैठ के ले आते हो घर पे, और घर पे आके आप बैठ के ज्वाइन कर देते हो। तो भाई देखिए नंबर ऑफ पार्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऐसा होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, भाई आप एज ए डिज़ाइनर आप ऐसी चीज़ बनाओगे तो मैंने आपको कॉस्ट के बारे में तो बता ही दिया कि डिज़ाइनर का काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट का कटिंग करना, यानी कम से कम कॉस्ट में पार्ट को बनाना, ठीक है। यानी आप ऐसी चीज़ डिज़ाइन करो ना भाई कि जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, ऑपरेशन कॉस्ट कम हो, अपनी ही कंपनी में बन जाए और ओवरऑल जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो, उसका कॉस्टिंग निकले वो बहुत ही कम आए, जिससे आपके कस्टमर्स खरीदे आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। और असेंबलिंग भी बताया कि असेंबली में क्या होता है, जितने पार्ट्स आप ज़्यादा बनाओगे तो असेंबली के बाद असेंबली आप क्यों करते हो, क्योंकि असेंबली इसलिए क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल असेंबल पार्ट है तो मैं आज खोल देता हूँ उसको और मैं जहाँ ले जाना चाहता हूँ वहाँ आसानी से बैग में भी डाल के ले जाऊँगा भाई, और वहाँ जाके मैंने जोड़ वोड़ दिया तो बन गया मेरा। तो असेंबली से ये फ़ायदा होता है। तो आप एज ए डिज़ाइनर ट्राई करोगे कि चीज़ें आप असेंबली वाली रखोगे, जिससे, और असेंबली का ये भी फ़ायदा होता है, ट्रांसपोर्ट तो होता ही है मेन फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ पार्ट अगर बिगड़ जाता है ना, तो बिगड़ जाता है तो क्या होता है, आप उसको उतना पार्ट निकाल के फेंक दोगे यार, नया पार्ट आप मार्केट से ले आओगे, वहाँ ज्वाइन कर दोगे, बन गया। अदरवाइज आपका पूरा पार्ट अगर बनाते हो, असेंबली नहीं करते, तो अगर कुछ क्रैक आया या कोई डैमेज हो गया तो आपको पूरा का पूरा पार्ट आपको फेंक देना पड़ेगा और यूज़लेस हो जाएगा। इसलिए एज अ डिज़ाइनर आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली वाली चीज़ें बनाओगे, ठीक है। तो ये होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द मशीन डिज़ाइन या जनरल कंसिडरेशन ऑफ मशीन डिज़ाइन, यानी मशीन डिज़ाइन करते वक्त आपको कौन से फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए या क्या क्या कंसिडर करना चाहिए, कंसिडर करना यानी ध्यान में रखना, ठीक है। तो फटाफट एक बार क्विक रिव्यू कर देते हैं कि टाइप्स ऑफ लोड, स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय लोड, मोशन ऑफ द पार्ट्स, यानी कि मोशन ऑफ द पार्ट्स में ये थ्योरी ऑफ मशीन की बात है ना। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल ध्यान रखना है, शेप साइज, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस और लुब्रिकेशन करवाना है, क्लाइमेट एंड केमिकल इन्फ्लुएंस आपको देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पार्ट्स का यूज़ करना, ऑपरेशन की सेफ्टी देखना, प्रोडक्शन वर्कशॉप फैसिलिटी ध्यान में रखना, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने मैन्युफैक्चर करने हैं वो, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और असेंबली, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है एज ए डिज़ाइनर, है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है मटेरियल रिलेटेड
कि ये मटेरियल का डेजिग्नेशन आपको लिखना है, कॉम्पोजिशन लिखना है, IS डेजिग्नेशन, ठीक है, आइडेंटिफाई द मटेरियल, ये सब क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। समर 2018, विंटर 2019 लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखिए समर 2019 2 मार्क्स, विंटर 2018, यानी हर साल ऐसा कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन पूछ देते हैं। आजकल बहुत ही ये ट्रेंड चल रहा है, देखिए बहुत पहले नहीं पूछे थे, 16-17 में नहीं पूछा, ये 18 से ये ट्रेंड चालू हुआ है ये क्वेश्चन पूछने का, और तब से लगातार 4 साल से पूछ ही रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो भाई उम्मीद करते हैं इस साल भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें लिख देना है। फॉर एग्जांपल देखिए बात करते हैं 45C8, तो 45C8 में क्या आता है भाई, C है यानी कार्बन, है ना। तो इसमें क्या आता है, दिस इज़ अ प्लेन कार्बन स्टील, जिसमें ये जो 45 है ना, आप 45 को क्या करो, डिवाइड बाय 100 कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.45। तो इसको परसेंटेज डाल दो, तो ये 0.45% क्या होता है, कार्बन होता है। और पीछे लिखा जो 8 है, तो 8 डिवाइड बाय आपको क्या करना है, 10 करना है। ये स्टैंडर्ड बनाया है, बराबर, मैंने नहीं बनाया, ये IS स्टैंडर्ड है, डेजिग्नेशन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने पड़ते हैं। तो 8 डिवाइड बाई 10 करोगे, और ये क्या है, मैंगनीज होता है जनरली, कार्बन के साथ क्या मिक्स करते हैं, मैंगनीज मिक्स करते हैं। तो 0.8% मैंगनीज मिक्स किया हुआ ये प्लेन कार्बन स्टील है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ये है 49Cr 1MO28 तो पहला जो 49 है ये तो ऑब्वियस बात है कि, चलो पहले इसका नाम बता देता हूँ मैं कि लो एलॉय स्टील। ये क्या है, लो एलॉय स्टील। ये CrMO ये सब कार्बन के साथ ये सब मिक्सअप किया हुआ है, ये लो एलॉय स्टील है ना, मिक्स वाला स्टील है एक तरह का। तो देखिए 49 तो मैं बात करता हूँ, ये कार्बन हो गया, 0.49% कार्बन, ठीक है। Cr यानी क्रोमियम, तो 1% क्रोमियम आ गया। MO यानी मोलिब्डेनम, बराबर, तो 28 है, उसको डिवाइड बाय 100 कर दो, तो 0.28% आपका हो जाएगा मोलिब्डेनम, ठीक है। यूज़ की बात करें तो ये गियर्स बनाने में, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने में काम आते हैं, ठीक है। ये सब आपको याद करना है ना। 40Ni2Cr1MO28, तो लो एलॉय स्टील है, ये भी लो एलॉय स्टील ही है। और इसमें जो कार्बन की बात करें तो ये 40 है, तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 0.40, है ना। तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 0.40% कार्बन हो जाएगा भाई। निकल है 2% निकल रहेगा, 1% क्रोमियम रहेगा, मोलिब्डेनम 0.28% रहेगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। ये भी बात करें तो ये भी गियर्स बनाने में काम आते हैं, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने में काम आते हैं, शाफ्ट्स बनाने में काम आते हैं, ठीक है। सेम मटेरियल है, बस इसमें निकल भी डाला हुआ है 2%, है ना। तो ये भी एक तरह का लो एलॉय स्टील ही है। उस और बात करें तो C35Mn75, तो दिस इज़ मीडियम कार्बन स्टील, जिसमें ये जो 35 है C35 0.35% कार्बन रहेगा। और देखिए इसमें मैंगनीज 75 लिखा हुआ है, जिसमें वो वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, है ना। तो 0.75% मैंगनीज रहेगा। यूज़ की बात करें तो क्रैंक शाफ्ट, गियर्स, कैम, ये सब बनाने में ये काम आता है। 40C8, तो ये सेम चीज़ है, प्लेन कार्बन स्टील हो गया, 0.40% कार्बन, 0.8% मैंगनीज, ठीक है। C55Mn75, तो कार्बन स्टील है ये, जिसमें कार्बन रहेगा 55 है यानी 0.55%। Mn देखो 75 लिखा, यानी ये रहा है मैंगनीज, ठीक है, नॉट मैग्नीशियम, दिस इज मैंगनीज, ओके। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो दिस इज मैंगनीज 0.75%। इट इज़ कॉमन यूज फॉर मेकिंग, देखिए क्रैंकशाफ्ट, गियर्स, कैम, ये भी सेम काम आता है। CS55 देखो, CS यानी होता है कास्ट स्टील, ये आपको याद रखना है, CS यानी क्या, कास्ट स्टील। और 55 की बात करें तो ये 55 क्या है, एवरेज अल्टीमेट उसका स्ट्रेंथ है। एवरेज अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसका क्या है, 55 kg/mm², है ना, kg/mm² पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसका यूज़ है, तो देखिए रेलवे का व्हील बनाने में, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स बनाने में, और एग्रीकल्चर के टूल बनाने में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है भाई। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियोस बनाऊंगा, देखिए तो ये फर्स्ट वीडियोस आ चुका है। आपकी ये 2 से 4 मार्क्स की बात है भाई। तो बस आई होप कि आपको ये अभी आधा तो लर्न हो ही गया होगा, तो बाकी का है वो आप ये सब चीज़ बुक में भी लिखी हुई है, और जो बुक में नहीं है तो बुक देखने की भी ज़रूरत नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आप वीडियो देखिए, शांति से सुनिए उसको, और अच्छा है तो नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नोट्स बनाओगे तो वो भी अच्छी बात है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने लर्न करवा दिया, ये V है, ये हो गया कंप्लीट, ये सेकंड वाला ये काम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का वीडियो बनाऊंगा
और उसके बाद जो मेरा वीडियो रहेगा वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में रहेगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।